Assalamu alaikum, dear viewers. This is the second lecture of Nazism and the rise of Hitler. In this lecture, we are going to cover the two topics. First one is political radicalization and economic crisis, and the second one, who was Hitler. First of all, we will go through the literal meaning of radicalism. That what is radicalism? Literally, what is radicalism? The word radicalism has been derived from the Latin word radicales, which means of or having roots. ठीक है, अब ये रेडिकलिज्म क्या है? बेसिकली इट्स एन आइडियोलॉजी, ये एक आइडियोलॉजी है। ये जो इस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, दोज आर नोन एज रेडिकल्स, उनको रेडिकल्स कहते हैं। अब ये रेडिकल्स क्या चाहते हैं? देयर आइडियोलॉजी इज दैट पॉलिटिकल चेंजेस मस्ट। वो चाहते हैं कि जो पॉलिटिक्स है, गवर्नमेंट है, एक कंट्री की गवर्नमेंट है, जो वहाँ पर पॉलिटिक्स होती है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें जो चेंज है वो ज़रूरी है। पॉलिटिकल सिस्टम में चेंज ज़रूरी होनी चाहिए, ठीक है। अब वो चेंज कैसे आ सकती है? तो चेंज जो रूट से आ सकती है। अब रूट क्या है यहाँ पर? द वेरी बेसिक सोर्स ऑफ सोसाइटी। वो रूट क्या है? वो रूट सोसाइटी है। ये रेडिकल्स का मानना है, जो इस आइडियोलॉजी पे बिलीव करते हैं, जो इस पे यकीन रखते हैं, जो इसको फॉलो करते हैं, उनका मानना है जो सोर्स ऑफ, जो ये रूट है, दैट इज बेसिक सोर्स ऑफ सोसाइटी। क्योंकि ये सोसाइटी है, सोसाइटी लोगों से बनती है। और अगर आप देखोगे, जो कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम है, जो भी गवर्नमेंट सिस्टम है, वो लोगों से बनता है। तो यही लोग, यही सोसाइटी उस पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम दूसरे सेंस में देखेंगे, पॉलिटिकल साइंस में इस टर्म रेडिकलिज्म को ऐसे डिफाइन किया गया दैट इट्स ए बिलीफ। ये एक बिलीफ है। रेडिकलिज्म क्या है? ये एक बिलीफ है दैट, वो बिलीफ क्या है? दैट सोसाइटी नीड्स टू बी चेंज्ड। जो सोसाइटी है, जो सोशल जो सिस्टम है, ये जो सोशल ऑर्डर है, दैट नीड्स टू बी चेंज्ड, उसमें चेंज आनी चाहिए। और जो वो चेंज है, वो किस तरीके से पॉसिबल है? वो सिर्फ पॉसिबल है ओनली थ्रू रेवोल्यूशनरी मीन्स। वो सिर्फ रेवोल्यूशंस के ज़रिए से पॉसिबल है, ठीक है। जैसे कि जो सोशल ऑर्डर था फ्रांस में बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन 14 जुलाई 1789, उससे पहले जो एक सोशल ऑर्डर था, क्योंकि एक सोसाइटी 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी, वो आपने पढ़ा होगा। तो उसको चेंज करने के लिए, उस सिस्टम को चेंज करने के लिए एक रेवोल्यूशन, एक अपराइजिंग स्टार्ट हुई, जिसके जिसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी आए बाद में, कि वो जो सोशल ऑर्डर था फ्रांस में, वो चेंज हो गया। दिस इज द रेडिकलिज्म, ठीक है। आगे चलते हैं हम। जो हमारा मेन टॉपिक है, आज का अपना टॉपिक है, वो है पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन इन जर्मनी। जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि रेडिकलिज्म, पॉलिटिकल चेंज इज मस्ट, सोसाइटी नीड्स टू बी चेंज्ड, सोसाइटी में चेंज आनी चाहिए। तो यही एक जो ये आइडियोलॉजी है, ये जो रेडिकलिज्म है, ये जर्मनी के जो एक ग्रुप था, कम्युनिस्ट ग्रुप था, उनके अंदर डेवलप हो रही थी। वो ये चीज़ चाहते थे, ठीक है, कि पॉलिटिकल सिस्टम में चेंज आए, सोसाइटी में, सोशल ऑर्डर में चेंज आए। तो पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि वीमार रिपब्लिक वीमार रिपब्लिक जब बनी, तो जो पीस ट्रीटी हुई आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस इन वर्सेल्स, जो फ्रांस वर्सेल्स में वहाँ पर पीस ट्रीटी साइन हुई। तो उसके बाद हुआ क्या, वो भी आपने देखा कि मतलब कैसे लोग उनके अगेंस्ट हो गए, वीमार रिपब्लिक के अगेंस्ट। तो उसी दौरान एक रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग स्टार्ट हुई जर्मनी में, ठीक है। तो ये जो रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग जो जर्मनी में स्टार्ट की, ये एक लीग थी, मतलब ये एक पार्टी थी जिसका नाम था स्पार्टसिस्ट लीग, ठीक है। और किस पैटर्न पे दे स्टार्टेड दिस रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग? ऑन द पैटर्न ऑफ बोल्शेविक रेवोल्यूशन इन रशिया। जो बोल्शेविक्स ने रेवोल्यूशन लाया था रशिया में 1917 में, उसी पैटर्न पे उन्होंने ये रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग स्टार्ट की। से यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया है स्पार्टसिस्ट लीग को भी और बोल्शेविक, ठीक, बोल्शेविक को भी, ठीक है। पहले हम देखेंगे कि ये स्पार्टक्स लीग है क्या, ठीक है।
तो ये जो स्पार्टक्स लीग है ये कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, ठीक है। और इनका मानना क्या था, दे वर द कम्युनिस्ट थे ये, ठीक है। कम्युनिज्म जो आइडियोलॉजी है उसको फॉलो करते थे। एंड दे वांटेड जर्मनी टू बी रन बाय वर्किंग क्लासेस। ये चाहते थे कि जर्मनी को अगर कोई रन करेगा, यहाँ की गवर्नमेंट को रन करेगा, वो जो वर्किंग क्लास है वही उसको रन करेंगे, ठीक है। तो एक और इस चीज़ पे भी ये बिलीव करते थे दैट दे बिलीव दैट पावर एंड वेल्थ शुड बी इक्वली शेयर्ड। ये चाहते थे जो पावर है या वेल्थ है कंट्री की वो इक्वली शेयर होनी चाहिए थी, जो मतलब आइडियोलॉजी थी कार्ल मार्क्स की, ठीक है। वो ये वही रेवोल्यूशनरी मूवमेंट थी, उसी की आइडियोलॉजी पे बेस्ड ये रेवोल्यूशनरी मूवमेंट थी जो ऑर्गेनाइज की गई जर्मनी में, कब, वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने ये जो स्पार्टक्स लीग है, स्पार्टक्स लीग जो ये कहाँ से इन्होंने अपने लीग के लिए, अपने इस पार्टी के लिए नाम कहाँ से चूज़ किया। एक स्लेव रिबेलियन हुआ था, जो रिपब्लिक रोमन में हुआ था स्लेव रेबेलियन, और जो वो स्लेव्स थे, इट वाज दैट वाज द लार्जेस्ट स्लेव रेबेलियन। और जो उनका जो लीडर था, जो स्लेव्स थे उनका जो लीडर था उसका नाम था स्पार्टक्स, ठीक है। उसी के नाम पे इन्होंने अपने इस लीग का नाम रखा, दैट इज स्पार्टक्स लीग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 3 पिक्चर्स दिख रही है। जो पहला है, हिज नेम इज कार्ल लिबनेक्ट, ठीक है। दूसरी जो है इसका नाम है लारा जेटकिन, और तीसरी जो है रोजा लग्जमबर्ग। ये तीनों जो थे, दीज वर द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ दिस स्पार्टक्स लीग। एंड कार्ल लिबनेक्ट, ही वाज द मेन फाउंडर ऑफ दिस लीग। ये बहुत सारे इसके मेंबर्स है, लेकिन ये 3, दीज वर द 3 प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ दिस लीग। तो कार्ल लिबनेक्ट ने ये फाउंड की थी, ठीक है। और कब फाउंड की थी इसने, ये 4 अगस्त 1949 को इसने ये लीग बनाई थी, और ये बाद में डिसॉल्व भी हो गई। डिसॉल्व कब हुई है, 15 जनवरी 1919 को, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट वर दीज देयर मोटिव्स, उनके मोटिव्स क्या थे, वो क्या मतलब अचीव करना चाहते थे, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इस स्पार्टक्स लीग को बनाने का उनके पास क्या ऑब्जेक्टिव था, वो क्या चाहते थे। जो पहला उनका मोटिव था, ऑब्जेक्टिव था, दैट वाज अपोजिशन टू जर्मन इन्वॉल्वमेंट इन ग्रेट वॉर। वो चाहते थे कि जो वर्ल्ड वार फर्स्ट स्टार्ट हुआ है, बहुत बड़ी जंग थी, ठीक है, वर्ल्ड वार फर्स्ट, तो वो इस चीज़ को अपोज कर रहे थे कि जो जर्मन इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, जर्मनी को इसमें खुद को इन्वॉल्व नहीं करना है, इस जंग से दूर रहना है। ये पहला मोटिव था उनका। दूसरा मोटिव क्या था, एंटी मोनार्किज्म एंड स्प्रेड ऑफ सोशलिज्म रशियन रेवोल्यूशन। ये एंटी मोनार्क्स थे, जो मोनार्की सिस्टम आपने पढ़ा है कि एक ही रूल कर रहा है, एक ही फैमिली रूल कर रही है, जैसे फ्रांस में था, रशिया में था, ठीक है। उसके ये अगेंस्ट थे। और दूसरा स्प्रेड ऑफ सोशलिज्म रशियन रेवोल्यूशन, जो मैंने अभी बताया आपको कि जो वेल्थ है या जो पावर है वो सब में इक्वली शेयर होना चाहिए, उस चीज़ पे ये बिलीव करते थे। वो आइडियोलॉजी ये स्प्रेड कराना चाहते थे, कहाँ पर, जर्मनी में, ठीक है। तो दूसरा मैंने जो अंडरलाइन किया था, बोल्शेविक रेवोल्यूशन। बोल्शेविक रेवोल्यूशन क्या था, आ, ये जिसको हम रशियन रेवोल्यूशन भी कहते हैं, ये 1917 में क्या होता है कि जो रशिया के जो पीजेंट्स या जो वहाँ की जो वर्किंग क्लास है, वो रशिया, मतलब जो रशिया के पीजेंट्स या वर्किंग क्लास है, वो जो रशिया की गवर्नमेंट होती है उस टाइम पे, जिसको रन कर रहा होता है ज़ार निकोलस सेकंड। और ज़ार निकोलस सेकंड यहाँ पर जो एक फैमिली रूल कर, एक डायनास्टी रूल कर रही थी, और उस डायनास्टी का नाम था रोमनो डायनास्टी। उस रोमनो डायनास्टी को बिलोंग करता था ज़ार निकोलस सेकंड, और इन्हीं की गवर्नमेंट रशिया में चल रही थी उस टाइम पे, 1917 की बात कर रहे हैं। तो पीजेंट्स जो रशिया के थे या जो वर्किंग क्लास के लोग जो थे, उन्होंने रिवोल्ट किया इस गवर्नमेंट के खिलाफ। और इनको उस टाइम पे लीड किसने किया, व्लादिमीर लेनिन ने। और एक ग्रुप था, रेवोल्यूशनरी ग्रुप बोल जिनको कहते थे, उस रेवोल्यूशनरी ग्रुप को बोल्शेविक्स कहते थे, ठीक है। उनका लीडर व्लादिमीर लेनिन था। और इसका जो फाउंडर, इसके जो फाउंडर्स है, मेन फाउंडर्स जो इस बोल्शेविक्स पार्टी के थे, एक था व्लादिमीर इलियक
उलियानोव और दूसरा था अलेक्जेंडर बोगदेनोव। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये व्लादिमीर इलियक उलियानोव कौन है। ही वॉज फेमसली नोन एज व्लादिमीर लेनिन। यही व्लादिमीर लेनिन है जो इसके मतलब इस बोल्शविक पार्टी के फाउंडर्स थे। लेटर इन्होंने अपना जो इस पार्टी का नाम चेंज किया रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, जब सोवियत यूनियन बनी, यूएसएसआर। यहाँ पर है ये जो है ये है व्लादिमीर लेनिन और ये जो है ये है जार निकोलस सेकंड। फिर हम देखते हैं जब जो जर्मनी में अपराइजिंग स्टार्ट हुई, जो स्पार्टक्स लीग ने अपराइजिंग स्टार्ट की जर्मनी में, तो उसके बाद जो जर्मनी की बहुत स्टीज है वहाँ पर सोवियत्स बनने लगी। सोवियत क्या हुआ, यूनियंस बनने लगी, ठीक है। तो इस चीज़ को क्रश करने के लिए जो इस चीज़ को अपोज भी कर रहे थे, जो मतलब साथ थे वेमार रिपब्लिक के, जिनको इन्होंने नाम भी दिया था, जो जर्मन के जो लोग थे नाम भी दिया था नवंबर क्रिमिनल्स, जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया। तो वो जो थे डेमोक्रेट्स थे, सोशलिस्ट थे या कैथोलिक्स थे, उन्होंने वो मिले, वेमार रिपब्लिक मिले, उन्होंने मीट की, ठीक है। तो इस को क्रश करने के लिए, इस अपराइजिंग को क्रश करने के लिए दे गॉट द हेल्प ऑफ वॉर वेटर्न्स ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फ्री कॉर्प्स। एक वॉर वेटर्न ऑर्गेनाइजेशन थी जो मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो हमेशा जंग के लिए तैयार, लड़ने के लिए तैयार रहते थे, और उनको फ्री कॉर्प्स कहा जाता था। तो उन्हीं की मदद उन्होंने ली, जो वेमार रिपब्लिक है, इस अपराइजिंग को क्रश करने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो इनके अंदर एक गुस्सा था, जो ये स्पार्टस जो थे इनके अंदर गुस्सा था, तो इन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बाद में बनाई, जर्मनी की एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई इन्होंने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ थी, जो सोशलिस्ट और जो ये कम्युनिस्ट थे, अब इनके बीच वो तालमेल नहीं रहा। और बाद में हम देखते हैं कि जो हिटलर था, हिटलर के अगेंस्ट में इनको एक कॉमन कॉज नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि हिटलर इन आइडियोलॉजी या कम्युनिज्म हो या सोशलिज्म हो, इन पे बिलीव नहीं करता था, ठीक है। अब ये जो अपराइजिंग हुई थी, ये जो लोग थे, ये जो रेवोल्यूशनरीज थे, जो चाहते थे कि पॉलिटिकल चेंज आए जर्मनी में, ठीक है, सोसाइटी चेंज हो जाए, ठीक है। तो ये जो पॉलिटिकल चेंज ये चाहते थे, तो इनको एक यहाँ पर इशू एक मिला, जो पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन ये चाहते थे जर्मनी में, वो उसने पीक लिया ड्यूरिंग इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923। जो 1923 में जर्मनी में इकोनॉमिक क्राइसिस हुई, उस टाइम पे इस इशू ने पीक लिया, पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन, जो ये चाहते थे कि पॉलिटिकल चेंज आए जर्मनी में। हुआ क्या, जो इस इकोनॉमिक क्राइसिस में जर्मनी में 1923 में जो जर्मनी थी, जो इन्होंने जो वर्ल्ड वार फर्स्ट लड़ा, दे फोर्ड द वॉर लार्जली ऑन लोन्स। इन्होंने बहुत सारा लोन ले रखा था, जिसके बेस पे इन्होंने ये जंग लड़ी, वर्ल्ड वार फर्स्ट लड़ा, और इनको दे हैड टू पे वार रेपरेशंस इन गोल्ड। इनको वार रेपरेशंस पे करनी पड़ी, क्योंकि जब जो पीस ट्रीटी हुई थी बिटवीन जर्मनी एंड, मतलब वेमार रिपब्लिक रिप्रेजेंट कर रहा था जर्मनी को, एंड फ्रांस इन वर्सेल्स, वहाँ पर फ्रांस ने बहुत सारी कंडीशंस रखी, और एक कंडीशन ये भी थी कि उन्होंने इनको कहा, जर्मनी को, कि ये जो वर्ल्ड वार फर्स्ट स्टार्ट हुई, ये आपने स्टार्ट की, तो जो पूरा यूरोप में नुकसान हुआ, आपको इसका कंपनसेशन देना होगा, ठीक है, जिसको हम वार रेपरेशंस कहते हैं, कि रेपरेशन मीन्स मेक अप फॉर ए रॉन्ग डन, जो आप गलत करते हो उसका खामियाजा भुगतना है आपको, तो आपको इसके लिए पे करना है, ठीक है, वॉर रेपरेशन आपको पे करना है। और किस में पे करना है, इन टर्म्स ऑफ गोल्ड में आपको वो पे करना है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, जो ये गोल्ड में आप पे कर रहे थे, जो यहाँ के इनके गोल्ड रिजर्व्स थे जर्मनी के, वो डिप्लीट हो गए, मतलब वो धीरे धीरे उनका जो वो रिजर्व्स थे वो कम हो रहे थे, गोल्ड रिजर्व्स कम हो रहे थे। तो 1923 में क्या हुआ, जर्मनी ने इनको दे रिफ्यूज टू पे टू फ्रांस। इन्होंने अब इनकार कर दिया, हम अब पे नहीं करेंगे, ये जो वार रिपरेशंस हम पे कर रहे हैं अब हम पे नहीं करेंगे।
इन रिटर्न जो फ्रांस था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो जो जर्मनी का एक लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया है रोहर, उन्होंने उसको ऑक्यूपाई कर लिया और जितना भी वहाँ पर कोल था उसको क्लेम कर लिया, मतलब अपने अंडर ले लिया फ्रांस ने। तो जर्मनी भी चुप नहीं रहने वाला था, जर्मनी ने रिटेलिएट किया, इन्होंने पैसिव रेजिस्टेंस दिखाई। पैसिव रेजिस्टेंस क्या दिखाई इन्होंने, दे प्रिंटेड पेपर करेंसी रथलेसली, ठीक है, मतलब रेकलेसली उन्होंने जो पेपर करेंसी है उसको प्रिंट किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो बहुत सारा पैसा इन्होंने पेपर करेंसी प्रिंट की, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो ये जब पैसा ज़्यादा हुआ, ठीक है, प्रिंट ज़्यादा हुआ, तो मार्केट में जो मनी सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से क्या हुआ, जब मार्केट में जो मनी सप्लाई है वो ज़्यादा सर्कुलेट कर रही है, ठीक है, ज़्यादा है पैसा मार्केट में, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो जर्मन मार्क, जो जर्मनी की करेंसी थी उस टाइम पे मार्क, उसकी जो वैल्यू है वो डाउन हो गई, ठीक है, वो कम हो गई। यहाँ पर डाटा भी दिया है मैंने, यहाँ पर एक नोट भी है उस टाइम का जो आपको दिख रहा है इस टाइम पे स्क्रीन पे, 50 मिलियन मार्क। 50 मिलियन मार्क मतलब एक नोट, जैसे हमारे पास 10 रुपये का नोट होता है, 10 रुपीज़ नोट, 20, 50, तो ऐसे ही जर्मनी में उस टाइम पे था 50 मिलियन मार्क। एक मतलब नोट जो मार्क है वहाँ का, वहाँ की करेंसी 50 मिलियन का एक नोट था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जर्मन करेंसी की उस टाइम पे कितनी ज़्यादा वैल्यू कम होगी। तो अप्रैल में क्या था, अप्रैल 1923 में, अगर US $1 वॉज इक्वल टू 24,000 मार्क्स, एक साइड से आप ले लो $1 USA का, और अगर आपको उसके बराबरी करनी है तो आपको दूसरे साइड से रखना है 24,000 मार्क्स, मतलब 24,000 जर्मन का जो पैसा है, जर्मनी का जो पैसा है वो एक साइड से, और दूसरे साइड से सिर्फ USA का $1। ये अप्रैल की बात है। जुलाई में क्या हुआ, $1 इक्वल टू 3,50,000 मार्क्स। अगस्त में क्या हुआ, ये वैल्यू और ज़्यादा कम हो गई, $1 इज इक्वल टू 46,21,000 मार्क्स। और इस दिसंबर में इससे ज़्यादा वैल्यू कम हो गई जर्मन मार्क की, विच वॉज $1 इज इक्वल टू 9,88,60,000 मार्क्स। मतलब इतनी ज़्यादा जर्मनी की जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम हो गई, ठीक है। ये इकोनॉमिक क्राइसिस थी, और इस क्राइसिस को नाम दिया गया है, कैम टू बी नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन। अब ये हाइपर इन्फ्लेशन क्या है, हाइपर इन्फ्लेशन मीन्स कि जब मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा जाता है, ठीक है, तो जो गुड्स है, जो चीज़ें हैं, इनके जो प्राइसेस है वो राइज हो जाते हैं, जिसको हम जब हम मतलब कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं इन्फ्लेशन, एक इकोनॉमिक टर्म है इन्फ्लेशन, प्राइस राइज, राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स, ठीक है, प्राइस राइज हो जाता है जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। मतलब आए दिन मतलब राइज होता है, डाउन होता है, तो ये चलता रहता है इकोनॉमीज में। लेकिन हाइपर इन्फ्लेशन क्या हुई, इट्स ए टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन इज ए टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। आपको मैं ऐसे समझाऊंगा, से फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल को मैं गया स्टेशनरी वाले के पास, मैंने उससे मार्कर लिया 30 रुपीज़ का, ठीक है। अब बीच में 10-20 दिन हुए, अब मैं 20 अप्रैल को जाऊंगा तो ये मार्कर मैं ले आता हूँ, वो स्टेशनरी वाला मुझे देता है 60 रुपीज़ का। 1 अप्रैल को मैंने लाया था 30 रुपीज़ में, जब मैं 20 अप्रैल को गया तो मैंने यही मार्कर 60 रुपीज़ में खरीदा, ठीक है। तो ये जो प्राइस राइज है 50% प्राइस राइज हुआ इसमें, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, जब प्राइस इतना राइज हो जाए विद इन द मंथ और 50% और अबो किसी चीज़ का, तो उसको हम कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। ये हाइपर इन्फ्लेशन कहाँ कहाँ पर हुई है आज तक, 1923 में जर्मनी में, 1949 में, उसके बाद चाइना में, उसके बाद 1994 में यूगोस्लेविया में, ठीक है, उसके बाद 2000s में जिम्बाब्वे में। जिम्बाब्वे का इतना हाल है कि जो करंट गवर्नमेंट है इंडिया की, मतलब इनका ये मानना है बाय 2024 इंडिया विल बी 5 ट्रिलियन इकॉनमी, इंडिया विल बिकम 5 ट्रिलियन इकॉनमी, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ ड्रीम, ये ख्वाब की तरह है, ठीक है। अब जो जिम्बाब्वे में जब हाइपर इन्फ्लेशन हुई, जो यहाँ का प्रेसिडेंट था रॉबर्ट मुगाबे, जिसको
17 में ऑफिस छोड़ना पड़ा। तो उस टाइम पे ये अपने जो इसके जो काउंटर पार्ट्स थे उनको खरीदना चाहता था कि मतलब वो भी मुझे सपोर्ट करे कि मैं ही प्रेसिडेंट रहूं जिम्बाब्वे का, ठीक है। तो उनको खरीदने के लिए इसको पैसा चाहिए, और इसने मतलब इतना ज़्यादा पैसा प्रिंट कराया, जैसे जर्मनी ने किया, बहुत सारा पैसा प्रिंट किया। इवन कि इसने जो जर्मनी ने तो 50 मिलियन मार्क का नोट बनाया था, इसने 2000 में 1 ट्रिलियन नोट बनाया, जो मतलब इंडिया कहता है कि वी विल बाय 2024 इंडिया विल बिकम 5 ट्रिलियन इकॉनमी। लेकिन इस बंदे ने, जो रॉबर्ट मुगाबे था प्रेसिडेंट जिम्बाब्वे का, इसने 2000 में ही 1 ट्रिलियन का नोट बनवाया था। मतलब इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गई थी, हाइपर इन्फ्लेशन हो गई थी। मतलब इस बात से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो फॉरेनर्स है दे मोस्टली यूज़ टॉयलेट पेपर्स, ठीक है। जो टॉयलेट्स में ये यूज़ क्या करते हैं, टॉयलेट पेपर जो रोल आता है। तो अगर आपको उस टाइम पे जिम्बाब्वे में एक टॉयलेट पेपर खरीदना होता, ठीक है, तो एक टॉयलेट पेपर आपने खरीदा, लेकिन उसका जो एक शीट, उसकी जो कीमत प्राइस थी उस टाइम पे $417 में आपको एक शीट मिलता। टॉयलेट पेपर है, उससे आप एक शीट निकालते, वो एक शीट आपको $417 में मिलता था। क्योंकि आपने फिर देखा भी होगा कि जो जिम्बाब्वेन क्रिकेट टीम है उस पर भी फिर मतलब आईसीसी जो है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उनको बैन लगा दी, ठीक है। तो इसी वजह से रीज़न यही था, हाइपर इन्फ्लेशन हो गई थी जिम्बाब्वे में, ठीक है। तो ऐसा ही जर्मनी में हुआ। तो अमेरिकन जो थे उनको मतलब इन पे मतलब तरस आया जर्मनी पे, सिंपैथी दिखाई उन्होंने जर्मनी की ओर, इन्होंने फाइनेंशियल हेल्प की जर्मनी की, ठीक है। वो कैसे फाइनेंशियल हेल्प इन्होंने जर्मनी की दे इंट्रोड्यूस्ड डेव्स प्लान। इन्होंने एक प्लान इंट्रोड्यूस किया जिसे डेव्स प्लान नाम रखा गया। डेव्स प्लान क्यों उसको नाम रखा गया, बिकॉज ये एक कमेटी थी, डेव्स कमेटी, विच वाज चेयर्ड बाय चार्ल्स जी डेव्स इन 1924। चार्ल्स जी डेव्स इस कमेटी को हेड कर रहे थे, इसीलिए इसको डेव्स प्लान का नाम दिया गया, ठीक है। अभी डेव्स प्लान क्या था, टू सॉल्व द वर्ल्ड वार फर्स्ट रेपरेशंस प्रॉब्लम दैट जर्मनी हैड टू पे। जो जर्मनी वर्ल्ड वार फर्स्ट का पे कर रहा था, वॉर रेपरेशंस वो पे कर रहा था, उसको सॉल्व करने के लिए इन्होंने ये डेव्स प्लान लाया। अब ये डेव्स प्लान क्या था कि फाइनेंशियली हम जर्मनी की हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो हमें आगे पढ़ना है, द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन। जब डिप्रेशन स्टार्ट हुआ तो अब जो जर्मनी की अब हेल्प हो रही थी, अमेरिकन हेल्प कर रहे थे, फाइनेंशियल हेल्प कर रहे थे। तो इसके बाद क्या हुआ, जो डिप्रेशन स्टार्ट हुआ, जिसे हम कहते हैं द ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है, जो वर्ल्ड की पूरी इकॉनमी है वो क्रश कर गई। अब ये ग्रेट डिप्रेशन क्या था, ये एक वर्स्ट इकोनॉमिक डाउन टर्न, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड था, इसकी हिस्ट्री में ये मतलब वर्स्ट इकोनॉमिक हिट था, ठीक है। तो हुआ क्या एक्चुअल में, ये कब से कब तक ये जो डिप्रेशन जो रहा, ग्रेट डिप्रेशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन जो रहा, इट रिमेंड फ्रॉम 1929 टू 1939, ठीक है। अब ये स्टार्ट कहाँ हुआ, ये यूएसए में स्टार्ट हुआ 24 अक्टूबर 1929 को। 24 अक्टूबर अगर आप कैलेंडर में जाकर देखोगे वहाँ पर थर्सडे है, तो उसको फिर कहा गया ब्लैक थर्सडे, ठीक है। 24 अक्टूबर 1929 जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है वो क्रैश कर गया। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो स्टॉक एक्सचेंज है न्यूयॉर्क में, यूएसए का, ठीक है, तो वो क्रैश कर गया। तो बहुत सारे जो वहाँ के जो उसमें जो जो इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर्स जो है वो वहाँ से निकले, मतलब उन्होंने वहाँ से जो अपने शेयर्स है वो बेच डाले, ठीक है। तो वहीं से स्टार्ट हुआ जो डिप्रेशन के जो ईयर्स थे। ऑलरेडी तो जर्मनी फेस कर ही रहा था, अब पूरा वर्ल्ड इसमें इंक्लूड हो गया, ठीक है। बिटवीन 1924 एंड 1928 सॉ सम स्टेबिलिटी, मतलब यहाँ पर जो जर्मनी ने कुछ स्टेबिलिटी, क्योंकि अब डेव्स जो प्लान इंट्रोड्यूस हुआ था 1924 में, तो जर्मनी में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई बिटवीन 1924 एंड 1928।
और जो जर्मन इन्वेस्टमेंट्स थे या जो इंडस्ट्रियल रिकवरी थी वो कर रहे थे, वो पूरी डिपेंडेंट थी किस पे, जो यूएसए से इनको शॉर्ट टर्म लोन्स मिल रहे थे वो उसी पे डिपेंडेंट थे, ठीक है। और जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हुआ, ठीक है, तो उस टाइम पे क्योंकि सबसे पहले जो यूएस की इकोनॉमी जो हिट कर गई, ठीक है, इस वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो क्रैश हुआ 1929 में, तो जो यूएस जर्मनी को सपोर्ट कर रहा था उन्होंने वो विड्रॉ किया, मतलब उन्होंने अपना सपोर्ट वापस लिया। अब वो अब इनको और लोन्स नहीं देने वाले थे। रीज़न क्या था? बिकॉज ऑफ वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज हैड बीन क्रैश्ड इन 1929। तो उसके मतलब इतना ज़्यादा ये मतलब इकॉनमी हिट हुई पूरे वर्ल्ड की, जितने भी लोग जिन्होंने मतलब इन्वेस्ट किया था, जिनके शेयर्स थे, ठीक है, उन्होंने अपने शेयर्स बेचने स्टार्ट किए। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, वो इंशाल्लाह मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, इकोनॉमिक कोलैप्स, उस पर एक वीडियो बनाऊंगा मैं इंशाल्लाह, वो उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो जो लोग थे उन्होंने अपने शेयर्स जो है वो बेचने स्टार्ट किए, ठीक है। ऑन ए सिंगल डे ऑफ 24 अक्टूबर, जिसको हम ब्लैक थर्सडे भी कहते हैं, 13 मिलियन शेयर्स वर सोल्ड। एक ही दिन में 13 मिलियन शेयर्स बेचे गए, ठीक है। अब अगर आप विकिपीडिया खोलोगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा 16 मिलियन शेयर्स, लेकिन चाहे 13 मिलियन हो या 16 मिलियन हो, बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो भी एक ही दिन में। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो इकॉनमी है वो कितनी ज़्यादा वर्सली हिट होगी 1929 में। यही स्टार्ट था ग्रेट डिप्रेशन का, द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929। अब बिटवीन 1929 और 1932 के बीच में क्या हुआ, जो यूएसए की नेशनल इनकम थी वो हाफ हो गई, मतलब इतनी ज़्यादा हिट कर गई यूएस इकॉनमी। और जो फैक्ट्रीज थी वो शट डाउन हो गई, बंद हो गई। एक्सपोर्ट्स जो है वो कम हो गई। जो स्पेकुलेटर्स विड्रॉ देयर मनी, जिन्होंने पैसा लगाया था मार्केट में, उन्होंने अपना पैसा वापस निकाला, ठीक है। मतलब इतनी ज़्यादा यूएसए की इकोनॉमी जो थी वो वर्सली बैड, मतलब बैड हिट आया उनको, वर्सली हिट हो गई, ठीक है। ये जो 1929 का जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, ठीक है। अब जो यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर्स दी है वॉल स्ट्रीट क्रैश के बारे में। लंदन हेराल्ड जो न्यूज़पेपर है जो लंदन से प्रिंट होता है, तो इसने मतलब एक फ्रंट पेज पे क्या दिया है, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज ब्लैक थर्सडे इन अमेरिका। नीचे राइट साइड में आप देखोगे कि इतनी ज़्यादा मतलब क्राइसिस हो गई, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई। एक औरत है, अपने बच्चे रखे हैं स्टेयर्स पे, और एक प्ले कार्ड लगाया है, बोर्ड लगाया है, और इस पे लिखा क्या है, 4 चिल्ड्रन फॉर सेल, इंक्वायर विद इन। मतलब ये अपने बच्चों को भेज रही है, इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई। एक और पिक्चर है, जॉबलेस मैन कीप गोइंग, वी कॉन्ट टेक केयर ऑफ आवर ओन। जो मतलब जॉब के बगैर है वो जा सकते हैं, मतलब हमारे पास, अब इनका कहने का मतलब है हमारे पास कोई जॉब नहीं है, आप यहाँ से निकलो निकलो, हम खुद का भी आप ख्याल नहीं रख सकते। मतलब जो जॉब देने वाले थे वो जो जो इनके पास काम करते थे, एक तो उनको निकाल दिया, उनके पास अब कोई जॉब नहीं रही। दूसरा ये कि उनका कहना था कि अब हम खुद को भी नहीं, खुद की केयर भी नहीं कर पाते। मतलब इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस हुई पूरी वर्ल्ड में, ठीक है। अब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है, ये इट्स ए स्ट्रीट लोकेटेड इन द लोअर मैनहट्टन सेक्शन ऑफ न्यूयॉर्क सिटी। मैनहट्टन सेक्शन जो है, मैनहट्टन जो न्यूयॉर्क सिटी में पड़ता है, इट्स ए होम ऑफ द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है वो इसी स्ट्रीट में लाई करता है, तो इसी का नाम पड़ा है फिर जो ये स्टॉक एक्सचेंज है न्यूयॉर्क का, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज इन विच इज़ इन यूएसए, ठीक है। तो इसकी बिल्डिंग है, ये आज की पिक है। जो जर्मनी जो ऑलरेडी थी, जो अनस्टेबल थी, जिनको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं थी, हाँ, वो 1924 से 1928 तक थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई थी जर्मनी को, लेकिन जब 1929 में जब इकोनॉमी क्रैश कर गई, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश कर गया, तो जो जर्मन की इकोनॉमी है ये बहुत ज़्यादा मतलब बैडली अफेक्ट हुई, ठीक है। 1932 में क्या हुआ, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो गई टू 40%, ठीक है। और जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कितनी ज़्यादा हो गई, 6 मिलियन,
लोग जो है जिनकी जॉब चली गई, जिनके पास अब जॉब ही नहीं थी, मतलब जॉब ऐसे डिसअपियर्ड हो गए कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ थे दे टुक टू क्रिमिनल एक्टिविटीज़, मतलब वो इलीगल वर्क, मतलब गलत काम करने लगे। और उनके पास क्या बचा फिर? टोटल डिस्पेयर। अब ये एक कॉमन चीज़ थी लोगों के अंदर, दैट इज़ टोटल डिस्पेयर। डिस्पेयर मीन्स टू लूज होप, मतलब इन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि अब हमें कोई काम मिलेगा। मतलब इतनी ज़्यादा इकॉनमी जर्मनी की हिट हो गई, वर्सली हिट हो गई, ठीक है। जो ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस जर्मनी में स्टार्ट हुई, चूँकि पूरे वर्ल्ड में थे, अब भी हम जो जर्मनी का पढ़ रहे हैं, तो लोगों के अंदर एक डर था। डर क्या था? फियर ऑफ प्रोलिटरनाइजेशन। प्रोलिटरनाइजेशन क्या था? मतलब जो डिफरेंट सेक्शंस थे सोसाइटी के, ठीक है, उनके अंदर ये डर, फियर ऑफ प्रोलिटरनाइजेशन। प्रोलिटरनाइजेशन मीन्स बीइंग रिड्यूस टू द रैंक्स ऑफ वर्किंग क्लास, मतलब जो ऑलरेडी वर्किंग, जो पीजेंट्स, मतलब जो दिन को कमाते हैं और शाम को खाते हैं, अब जो बाकी सेक्शंस थे उनके अंदर यही डर था कि मतलब जो पेंशनर्स थे, जो सैलरीड क्लास थी, जो मतलब मिडिल क्लास वाले लोग थे, उनके अंदर यही डर था, यही डर पैदा हो गया कि अब हम किस रैंक पे आएंगे जो एक वर्किंग क्लास होती है। मतलब अगर दिन को मिला कुछ कमाने को तो शाम को खाएंगे, ठीक है। तो मतलब इतना ज़्यादा डर पैदा हो गया, मतलब इन सेक्शंस में, सोसाइटी के सेक्शंस में। अब जो वेमार रिपब्लिकन, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें मतलब इनहेरेंटली डिफेक्ट्स थी। जब वेमार रिपब्लिक बना, जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो पहले ही से इसमें बहुत ज़्यादा डिफेक्ट्स थे, जिसकी वजह से, उन डिफेक्ट्स की वजह से ये जो अनस्टेबल रहा और ये डिक्टेटरशिप नहीं कर पाया। किस पे? जर्मनी पे। अब वो डिफेक्ट्स क्या थे? प्रोपोर्शनल, पहला था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ कि एक प्रोसेस होती है कि एक प्रोसेस में क्या होता है कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक कंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइडेड होती है, स्टेट कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइडेड होती है, तो कॉन्स्टिट्यूंसी अगर 3 पार्टीज इलेक्शन लड़ रही है, तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक पार्टी से एक बंदा, ठीक है। तो जिसके पास फिर वोट्स ज़्यादा आएंगे तो वही बंदा इलेक्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में पहले तो कॉन्स्टिट्यूंसीज नहीं होती है, ठीक है, और जब वोट किया जाता है तो एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए किया जाता है, एक रिप्रेजेंटेटिव के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ थी जो आर्टिकल 48 था इनके पास, जो इस कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 48 था। आर्टिकल 48 में क्या था? पहले जो चीज़ थी इमरजेंसी, कि ईजीली ये जो इमरजेंसी लगा सकते थे, ठीक है। दूसरी चीज़ सस्पेंड सिविल राइट्स, और किसी भी टाइम ये जो सिविल राइट्स थे लोगों के पास वो सस्पेंड कर सकते थे। और तीसरी चीज़ जो इस आर्टिकल में जो प्रोविजंस थे, रूल बाय डिक्री। रूल बाय डिक्री क्या हुआ कि जो लीडर है, जो वो कहेगा कि आपको ये करना है, तो दैट लॉ शुड बी अनचैलेंज्ड। वो लॉ जो है, वो जो लॉ इंट्रोड्यूस कर रहा है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। दैट इज द रूल बाय डिक्री। तो ये आर्टिकल 48 में था, ठीक है। और एक और चीज़ थी कि जो ये एक शॉर्ट पीरियड रहा, वेमार रिपब्लिक के पास एक शॉर्ट पीरियड रहा, इस शॉर्ट पीरियड में इन्होंने जो कैबिनेट, डिफरेंट कैबिनेट इन्होंने, मतलब अपने कैबिनेट्स चेंज किए। 20 टाइम्स इन्होंने मतलब अपने कैबिनेट चेंज किए, मतलब अभी एक ग्रुप को लाया, फिर दूसरे ग्रुप को लाया, मतलब इनके इस टेन्योर में जो इनका टेन्योर रहा, ठीक है। और एक कैबिनेट एवरेज मतलब कितने टाइम तक रहता था? 239 डेज तक एक कैबिनेट रहता था इस वेमार रिपब्लिक का, ठीक है। तो और इनके पास ये जो लिबरली ये यूज़ कर रहे थे इस आर्टिकल 48 को, मतलब किसी भी टाइम इमरजेंसी लगा दी, सस्पेंड, सिविल राइट्स सस्पेंड किए, और रूल बाय डिक्री, मतलब जो इन्होंने लॉ इंट्रोड्यूस किया वो अनचैलेंज्ड, वो लॉ, उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा। और लिबरली इस आर्टिकल 48 को यूज़ कर रहे थे। और इसके बावजूद भी क्या था, ये जो क्राइसिस थे वो ये मैनेज नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से क्या है कि लोगों को इन पे वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा। दे लॉस कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम। वो जो डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम था
उन पे उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा, उन पे वो उनको वो उम्मीद नहीं रही, क्योंकि वो उनको कोई मतलब सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहे थे कि इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है तो हम कोई सोल्यूशन देंगे, लेकिन नहीं, वैसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इस लेक्चर का वो है हु वॉज हिटलर। अब हिटलर के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर जानेंगे। तो एडोल्फ हिटलर ये एक जर्मन डिक्टेटर था, नाजी पार्टी का, जो पावर में आया ड्यूरिंग 1930s। ठीक है, ये क्या चाहता था, इसने ही ट्राई टू बिल्ड ए जर्मन एम्पायर थ्रू आउट यूरोप। ये चाहता था कि जो जर्मन एम्पायर है ये पूरे यूरोप पे अपनी डिक्टेटरशिप चाहता था। ये कौन? एडोल्फ हिटलर पूरे यूरोप को जर्मन एम्पायर में लाना चाहता था। बट जर्मनी वॉज डिफीटेड इन वर्ल्ड वार सेकेंड। जैसे कि आपने पढ़ा है कि जो जर्मनी है उसको डिफीट मिली वर्ल्ड वार सेकेंड में, क्योंकि वर्ल्ड वार सेकेंड में जर्मनी ही मतलब एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी को ऐसा पावरफुल बनाया कि ये एक इसके पास एक कॉन्फिडेंस आया कि मैं पूरे यूरोप पे आप कब्जा कर सकता हूँ, लेकिन बाद में इसको हार का सामना करना पड़ा वर्ल्ड वार सेकेंड में। और हिटलर को एक पर्टिकुलर इवेंट से याद किया जाता है विच इज़ नोन एज द होलोकॉस्ट। अब होलोकॉस्ट क्या है? द सिस्टमेटिक किलिंग ऑफ मिलियंस ऑफ ज्यूज बाय द नाजी पार्टी। जिस नाजी पार्टी को ये बिलोंग करता था, ठीक है, तो उनकी इन्होंने जो ज्यूज की सिस्टमेटिक किलिंग की कि मतलब वो गैस चैम्बर्स में भरते थे, जो कंसंट्रेशन कैंप से उनमें डालते थे, उनमें इनकी किलिंग की, वैसे इनकी किलिंग की ज्यूज की। नियर अबाउट ही किल्ड 6 मिलियन ज्यूज फ्रॉम 1933 टू 1945। इस जो इसका पीरियड था जब ये चांसलर बना 1933 में, उस दौरान इसने मतलब 6 मिलियन ज्यूज को मौत के घाट उतार दिए, और एक सिस्टमेटिक वे में, जैसे कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया या जो ये जो गैस चैम्बर से उनमें डाल दिया, तो वैसे उनकी मौत हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने टाइम लाइन एक दी है। टाइम लाइन मतलब डेट, और उस डेट पे क्या इवेंट हुआ रिलेटेड टू हिटलर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास पहला डेट है अप्रैल 20 1889। अप्रैल 20 1889 को क्या है? हिटलर इज़ बॉर्न इन ऑस्ट्रिया। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ। ऑस्ट्रिया में एक जगह है ब्रोनाउ एम इन ऑस्ट्रिया में एक जगह है, तो वहाँ पर इसका जन्म हुआ अप्रैल 20 1889 को। ठीक है, और उसके जो पेरेंट्स थे एलियोस एंड लारा, वो एक पूर जो पीजेंट फैमिली थी उसको बिलोंग करती थी। ठीक है, फिर है जनवरी 14 1907। जनवरी 14 1907 को हिटलर्स मदर डाइज। हिटलर की माँ जो है वो कैंसर की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। और जो इसने जो अपनी जो माँ की मौत देकर इस पे बहुत वो इफ़ेक्ट एक आ जाता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहता है, डिप्रेस्ड रहता है। ठीक है, और ये भी कहा जाता है कि जब हिटलर ने सुसाइड किया 1945 में, तो उसकी जेब से, उसकी पॉकेट से उसकी माँ की फ़ोटो मिली। ठीक है, ये हिटलर के बारे में बोला जाता है। तो जनवरी 14 1977 को हिटलर की जो मदर है उसकी डेथ हो जाती है, लारा हिटलर। ठीक है, और बाप का नाम था इसके एलियोस हिटलर। फिर है 1914 को क्या होता है? हिटलर बिगिंस मिलिट्री फरवरी 1908 हिटलर मूव्स टू वियना। 1908 में जो हिटलर है वो वियना चला जाता है। उस टाइम उसकी एज जो है वो 17 ईयर्स की होती है, और वो वियना चला जाता है। वियना उस टाइम पे जो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर होता है उसकी कैपिटल होती है, और वो एक प्लान बनाता है कि जो वहाँ का आर्ट स्कूल है मैं वहीं जाऊँगा, वहीं पर एडमिशन लूँगा। लेकिन वहाँ पर उसको रिजेक्ट किया जाता है। जो वियना एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स है उसको मतलब 2 बार उसको वहाँ से रिजेक्ट किया जाता है, और उसका जो ड्रीम होता है टू बिकम एन आर्टिस्ट वो
वही वो गिव अप कर देता है कि अब मुझे नहीं बनना है, वो उसको उसका ड्रीम वहीं पर रह जाता है। ठीक है, उसके बाद 1914 हिटलर बिगिंस मिलिट्री सर्विस इन वर्ल्ड वार फर्स्ट। 1914 में क्या है, वो जो इग्नोर करता है जो 1909 में जो ऑस्ट्रिया की जो आर्मी है वहाँ उसकी ऑर्डर जो 1909 में वो मतलब इग्नोर करता है, और क्योंकि उसको नफरत हो जाती है ऑस्ट्रिया के साथ। और फिर उसके बाद क्या है कि वो जो ऑस्ट्रियन आर्मी है उसको वो रिजेक्ट करती है, वो उसको कहते हैं कि ये बहुत कमज़ोर है, फिजिकली वीक है। और जो हिटलर वॉलंटियरली फिर जर्मनी के लिए काम करता है। और जब वर्ल्ड वार फर्स्ट स्टार्ट होता है 1914 में, तो उस टाइम पे जर्मनी को आर्मी में रिक्रूट करनी होती है, तो जो मेडिकल एग्जामिनेशंस है वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किए जाते। तो उस टाइम पे जो हिटलर है उसको एंट्री मिल जाती है जर्मन आर्मी में, और वहाँ पर वो एज मैसेंजर का काम करता है जर्मन आर्मी में ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट। फिर क्या है, अक्टूबर 1918 हिटलर इज ब्लाइंडेड बाय मस्टर्ड गैस। 1918 में क्या होता है कि वाइल फाइटिंग विद द ब्रिटिश के साथ लड़ते हुए जब ब्रिटिशर्स एक गैस अटैक करते हैं, मस्टर्ड गैस अटैक करते हैं, जिसमें जो हिटलर है वो ब्लाइंड हो जाता है, अंधा हो जाता है। और उसके बाद उसको वो अपनी साइट फिर से वापस आ जाती है, उसकी आंखों की रोशनी फिर से वापस आ जाती है। लेकिन उस रिकवरी टाइम के दौरान वो बहुत ही डिप्रेस्ड रहता है और बहुत मतलब ज़्यादा रोता रहता है उस दौरान, जब उस वो मतलब रिकवर हो रहा होता है अक्टूबर 1918 में। तो वो डिप्रेस्ड रहता है और रोता रहता है। उसके बाद है 1921। 1921 में क्या है, हिटलर इज इलेक्टेड द लीडर ऑफ न्यू नाजी पार्टी। जो 1918 में हिटलर 1919 में 1921 हिटलर इज इलेक्टेड द लीडर ऑफ न्यू नाजी पार्टी। उसको नाजी पार्टी का लीडर बनाया जाता है। हिटलर एक कुछ इलेक्शंस हो जाते हैं जर्मनी में, तो वो इलेक्शन जीत जाता है और लीडर बन जाता है। एक पॉलिटिकल पार्टी है जो निक नेम जिसका रहता है नाजी पार्टी, जिसका ऑफिशियल नेम होता है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। तो इसका निक नेम होता है नाजी पार्टी, इसी का लीडर बन जाता है इस पॉलिटिकल पार्टी का जो हिटलर। ठीक है, और ये किस चीज़ पे बिलीव करता है हिटलर जब ये लीडर बनता है नाजी पार्टी का 1921 में, ये बिलीव करता है दैट इक्वलिटी इज़ ओनली फॉर जर्मन्स नॉट फॉर जिव्स और इमिग्रेंट्स। जो इक्वलिटी है, किसी भी टाइप की इक्वलिटी हो, वो सिर्फ जर्मन्स के लिए, मतलब जो जर्मन नेटिव्स हैं उनके लिए है, लेकिन बाकी जो जिव्स है या जो इमिग्रेंट्स है उनके लिए ये चीज़ नहीं है, इक्वलिटी नहीं है जो इमिग्रेंट्स आए हैं। ठीक है, तो उसके बाद अप्रैल 1 1924 को क्या होता है, हिटलर इज सेंटेंस्ड टू 5 years इन प्रिजन फॉर ट्रेजन। हिटलर को 5 साल जेल भेजा जाता है, जो इसने धोखाधड़ी की होती है। मतलब इसने क्या किया होता है, इसने क्या एक प्रोपागंडा किया होता है। जो नाजी पार्टी है वो चाहती है कि जर्मन गवर्नमेंट है उसको टेक ओवर करना, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहती है। और बल्कि जो हिटलर है वो उनका लीडर होता है, और हिटलर को ही हैज़ टू सेंड इनटू प्रेजन। उसको प्रेजन में भेजा जाता है, उसको 5 साल के लिए जेल भेजा जाता है। और वहाँ पर वो एक बुक लिखता है जो वो बाद में डेडिकेट करता है रुडोल्फ हेस को, एक बंदा होता है, उसको वो डेडिकेट करता है, जो वो उन 5 सालों में अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखता है, और जो उसके पॉलिटिकल आइडियाज़ होते हैं बाद में जिसको बैन भी किया गया। मेन कैंप इसने बुक लिखी है हिटलर ने उन 5 सालों में, और वो उसने डेडिकेट की रुडोल्फ हेस को। ठीक है, तो ये अप्रैल 1 1924 में। इसके बाद है 1933 द जिविश हॉलोकॉस्ट बिगिंस। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला द जिविश हॉलोकॉस्ट बिगिंस, कि जो नाजीज है लेड बाय हिटलर, जो जिनका जो लीडर था हिटलर, दे बिगन टू सिस्टमेटिकली एलिमिनेट ज्यूज फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप। इन्होंने अब एक सिस्टमेटिक वे में जो ईस्टर्न यूरोप में ज्यूज थे उनको वहाँ से एलिमिनेट निकालना स्टार्ट कर दिया।
करीबन एटलीस्ट 6 मिलियन जीव्स वर किल्ड। ठीक है, 6 मिलियन मतलब 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, 6 मिलियन इज इक्वल टू 60 लाख। 60 लाख जीव्स वर किल्ड बाय नाजी पार्टी हेडेड बाय हिटलर। हिटलर ने इतने ज़्यादा मतलब सिस्टमेटिक वे में इनकी किलिंग की, इनको मार डाला। और जो ब्रूटल कंसंट्रेशन कैंप्स थे, मतलब जहाँ पर तारबंदी थी, मतलब लोग एक दूसरे के ऊपर होते थे, मतलब इतने वो ज़्यादा टफ कंसंट्रेशन कैंप्स थे, या जिंदा जो गैस चैम्बर्स में डाल दिया, गैस को ऑन किया और उनकी मतलब डेथ हो जाती थी वहीं पे। और जो बाद में जो हॉलोकॉस्ट ये एंड कब हुआ, बाय द डेथ ऑफ हिटलर इन 1945, जब वर्ल्ड वॉर सेकंड भी ख़त्म हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगस्त 2 1934, अगस्त 2 1934 को क्या होता है, हिटलर बिकम्स जर्मनीज डिक्टेटर। 1933 में ये जब हॉलोकॉस्ट स्टार्ट हो जाता है तो उस टाइम पे चांसलर बनता है जर्मनी का, लेकिन 1934 अगस्त 2 को ये जर्मनी का डिक्टेटर, मतलब अब पूरा जो पावर है वो हिटलर के हाथ में आ जाता है। जब इसको चांसलर बनाया जाता है 1933 में, उसके बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं 1934 में, और हिटलर जो है वो इजीली जीत जाता है। और उसको मतलब क्यों जीतता है, क्योंकि ही वॉज फाइटिंग अगेंस्ट द कम्युनिज्म, वो कम्युनिज्म के अगेंस्ट लड़ रहा होता है। ठीक है, तो कुछ लोग उसके खिलाफ भी होते हैं कि नहीं, जो मतलब कम्युनिज्म को सपोर्ट करते थे वो उसके खिलाफ थे। और अब जो चांसलर था, अब वो ये नहीं कह सकते फेयरली उसने इलेक्शन जीता, मतलब जीता, डिक्टेटर वो बना। एंड ही इज ये जो हिटलर था, जब वो पावर में आया एज डिक्टेटर, उसको फिर उसके बाद एक टाइटल मिला फ्योरर का, मतलब ए पावरफुल पर्सन। ठीक है, अब जो पूरा जो पावर है इसी एक बंदे के हाथ में है। ठीक है, अब किसी की यहाँ पर नहीं चलेगी, जो जो भी है वो हिटलर है। ठीक है, उसके बाद टाइम लाइन पे आते हैं। January 2 1939, हिटलर इज़ नेम्ड टाइम मैगजीन्स मैन ऑफ द ईयर। जो अभी भी टाइम मैगजीन जो प्रिंट होती है हर साल, तो उस टाइम मैगजीन में हिटलर को कहा गया मैन ऑफ द ईयर, एक टाइटल दिया गया इसको मैन ऑफ द ईयर। क्यों ये इसको टाइटल दिया गया, ड्यू टू हिज पॉलिटिकल डोमिनेंस। ठीक है, एंड बीइंग सच ए सेंट्रल फिगर इन द वर्ल्ड, उस टाइम पे वो छाया हुआ था पूरे वर्ल्ड में, हिटलर पूरे वर्ल्ड में, उसकी जो पॉलिटिकल डोमिनेंस थी, जर्मनी एक पावरफुल कंट्री बन गई थी, और जो वो एक सेंट्रल फिगर बनी थी, मतलब छाया हुआ था पूरे वर्ल्ड में। और उसी बेस पे उसको जो ये मैन ऑफ द ईयर में जो टाइम्स मैगजीन है उसने डिक्लेयर किया। अब जो ये टाइम मैगजीन उसको कैसे डिस्क्राइब करती है, किन चीज़ों से कैसे डिस्क्राइब करती है, द एक्शंस ऑफ हिज नाजी पार्टी एज रथलेस। वो रथलेस थे, मतलब वो जो उनके प्रिंसिपल्स थे उनके अकॉर्डिंग वो चले, जो उनकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी उनके अकॉर्डिंग। जैसे कि मानना था, जो पहले ही हमने अभी डिस्कस किया, कि हिटलर का मानना था कि जो इक्वलिटी सिर्फ जर्मन्स के लिए, नॉट फॉर जीव्स नॉर फॉर इमिग्रेंट्स, ये उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी। और इस पे वो पूरा मतलब खरा उतरा, उसने किया भी। सिर्फ जर्मनी में कौन रहेंगे, जो आर्यन रेस को बिलोंग करते हैं वही जर्मनी में रहेंगे, जीव्स या जो इमिग्रेंट्स है बाकी कंट्री से आए वो यहाँ पर नहीं रह सकते। इवन कि जीव्स ने ये जो हिटलर था, इसने अपने जो जर्मन्स थे जो फिजिकली और मेंटली हैंडीकैप थे, उनको भी नियर अबाउट 70,000 वर किल्ड बाय हिटलर, जो जर्मन से। ठीक है, उनको भी मारा। ये जो हिटलर का क्या मानना था कि वो कहता था इनका कोई काम नहीं, ये कुछ नहीं कर सकते, तो उनको भी मौत के घाट उतार दिए। ठीक है, तो दैट्स वाई जो टाइम्स मैगजीन है इसने डिस्क्राइब किया जो उसकी एक्शंस को, दैट नाजी पार्टी एज रथलेस। ठीक है, जो उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है दैट इज रथलेस। फिर है December 11 1941, हिटलर डिक्लेयर्स वॉर अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स।
दिसंबर 11 1941 में क्या होता है कि जो हिटलर है वो वॉर डिक्लेयर करता है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। जो जापान जब वर्ल्ड वार सेकंड में पर्ल हार्बर जो होता है उस पे जो जो पोर्ट होता है यूएसए का उस पे बॉम्बिंग करता है, तो उसके बाद मतलब उस बॉम्बिंग के 4 दिन बाद क्या है कि हिटलर जो यूएसए के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर करता है। और जर्मनी को का कोई एग्रीमेंट भी नहीं होता है जापान के साथ, लेकिन हिटलर क्या चाहता है कि वो कहता है दैट ही इज़ नाउ द सेंटर ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड। जो जर्मनी है नाउ, जर्मनी इज़ द सेंटर ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड, द बिगेस्ट वॉर द वर्ल्ड एवर हैज सीन। मतलब इतनी बड़ी जंग हो गई वर्ल्ड वॉर सेकंड कि वर्ल्ड ने वो मतलब बिलीव ही नहीं कर सकती कितनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगी। और हिटलर ने क्या कहा कि जर्मनी इस वॉर का सेंटर है, तो इसीलिए इसने डिक्लेयर war against he declared war against USA on December 11 1941। उसके बाद जुलाई 20 1944 हिटलर सर्वाइव्स एन असैसिनेशन अटेम्प्ट। मतलब इस पे जानलेवा हमला होता है। जो हिटलर मतलब इसको सीरियस इंजरी ज़ख्मी भी हो जाता है जब एक बम एक्सप्लोड हो जाता है जो बर्लिन के हेडक्वार्टर्स होते हैं वहाँ पर एक्सप्लोड होता है। ये थर्ड अटेम्प्ट होता है असैसिनेशन का, मतलब इस पे हमला करने का थर्ड अटेम्प्ट होता है टू किल हिटलर। और बाद में क्या होता है, एक सीनियर ऑफिसर को इसके लिए ब्लेम किया जाता है कि आप मतलब उस सीनियर ऑफिशियल ने ही ये जो बॉम्ब है प्लांट किया था बर्लिन हेडक्वार्टर्स में हिटलर को मारने के लिए। फिर मार्च 1945 हिटलर ऑर्डर्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ जर्मनीज इंफ्रास्ट्रक्चर। हिटलर क्या है, जब जर्मनी को डिफीट मिलती है जंग में वो हार जाते हैं, तो हिटलर क्या कहता है, हिटलर कहता है द कंट्री डज नॉट डिजर्व टू सर्वाइव। मतलब जो जर्मनी है हमें कोई अब जीने का सर्वाइव करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ये हार जाते हैं वर्ल्ड वार सेकंड में। और ये ऑर्डर इशू करता है, ही ऑर्डर्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेल रोड्स हाईवेज एंड अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ जर्मन इंडस्ट्री। जो भी चाहे वो जर्मनी की इंडस्ट्रीज हो, रेल रोड्स हो, हाईवेज हो, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये ऑर्डर इशू करता है कि यू हैव टू डिस्ट्रक्ट दिस इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ जर्मनी। लेकिन जो वो ऑर्डर है वो ओबे नहीं किया जाता है, वो फॉलो नहीं किया जाता है। ठीक है। फिर अप्रैल 30 1945 को क्या होता है कि हिटलर कमिट्स सुसाइड इन बर्लिन। 1945 अप्रैल 30 को क्या होता है, बर्लिन में जो हिटलर है वो सुसाइड करता है। सुसाइड क्यों करता है कि इसको डर रहता है, क्योंकि जो इसने किया हुआ होता है, जो ज्यूज के साथ या बाकी लोगों के साथ इसने किया हुआ होता है, ये सोचता है कि सर्टेनिटी है कि जो सोवियत है दे कैप्चर्ड मी, दे विल कैप्चर मी, वो मुझे पकड़ेंगे, फिर मेरे साथ वही करेंगे जो मैंने मतलब जो ज्यूज के साथ या बाकी लोगों के साथ किया वैसा ही करेंगे। तो उस डर की, उस फियर की वजह से ही कमिटेड सुसाइड बाय शूटिंग हिमसेल्फ इन द हेड। उसने सुसाइड किया, खुदकुशी की, खुद को शूट करके। और जब उसने शूट किया खुद को, उस टाइम पे वो जो एक पॉइजनस कैप्सूल आती है, साइनाइड कैप्सूल, वो चबा रहा था, बाइट कर रहा था। तो वही बाइट करते करते उसने खुद को शूट किया, उसने सुसाइड किया अप्रैल 30 1945 को। तो ये जो था, ये जो टाइम लाइन मैंने आपको बताई, दिस वाज अबाउट द बायोग्राफी ऑफ हिटलर। मतलब डिफरेंट इवेंट्स है, बहुत सारे इवेंट्स और भी है, लेकिन दीज वर द मेन इवेंट्स अबाउट हिटलर। जो एडोल्फ हिटलर था, मतलब उसने डिफरेंट डेट्स पे मतलब क्या क्या इवेंट्स हुए, जो हिटलर की लाइफ रही जन्म लेने से मरने तक क्या हुआ उसके साथ, तो वो हमने इस टाइम लाइन में डिस्कस किया है। रेस्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।